अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक तो कहा जा सकता है। तो बिना वक्त ज़ाहिर किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी वो इश्क बेज़ुबान पार्ट 20 सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। आखिरकार राधिका की शादी भी तय हो चुकी थी। एक हफ्ते बाद ये लोग कोर्ट मैरिज करेंगे, लेकिन राधिका की मन से वो बातें जाती ही नहीं है। अक्षु बहुत समझाती है कि जो हो गया सो हो गया। अब उसको बार बार सोच के बस तकलीफ़ ही पानी है जिसकी कोई मतलब नहीं बनती। अब शादी है, बस उसी के बारे में सोच। इधर देखते देखते एक दो दिन चले जाते हैं। इन एक दो दिन में नितिन के परिवार से राधिका की मम्मी पापा से बातचीत वगैरह करे जाते हैं। जो शॉपिंग वगैरह थे, अब भले ही बड़े धूमधाम से शादी नहीं करेंगे, पर जैसे भी करेंगे उन सारी चीज़ों की तैयारी पूरी तरह से शुरू होने लगती है। यहाँ अक्षु और उसके साथ साथ सारा, इकबाल, ये लोग भी आते हैं क्योंकि इन लोगों को पता थे राधिका के हाल कुछ अच्छे खासे तो है नहीं। कम से कम उससे बातचीत करके उसकी माइंड को थोड़ी देर के लिए तो डाइवर्ट कर ही सकते हैं ये लोग। यही सोचकर राधिका के घर आते हैं। राधिका की मम्मी कुछ दिन के लिए यूनिवर्सिटी से छुट्टी ले चुकी थी, वो घर पर ठहरी हुई थी। जैसे ये लोग आते हैं, इन लोगों को कुछ नहीं कहती है वो। ये लोग जाते हैं राधिका के कमरे में तो देखती है राधिका बेड पर बैठी हुई थी, पता नहीं क्या सोच रही थी। अक्षु जाके उसके पास बैठती है, क्या हो गई है? तभी राधिका सबकी ओर देख के बोलती कि तुम लोग अभी इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या मतलब क्या कर रहे हो? तुझसे मिलने आए हैं, कुछ दिन बाद शादी है और तू ऐसे एकदम से मायूस होके बैठी है, क्या हो गई है? यार अक्षु, मुझे समझ कुछ नहीं आ रही है। धड़ाधड़ चीज़ें हो रही है ना, पूरी दिमाग की दही हो चुकी है और मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही है यार। हाँ तो अभी भी वक्त है ना तेरे पास, तू नितिन से बात करके बोल ना। शादी तो कभी भी हो सकती है ना, इतनी जल्दी भी क्या है यार? कैसे मना करूं इस वक्त में उसको शादी के लिए? कैसे, तू बताना। उसने जितनी मेच्योरली उस सिचुएशन को, उस इंसिडेंट्स को एक्सेप्ट किया है, उसके बाद मना करना क्या सही होगी? कहीं ना कहीं वो भी तो सच ही कह रहा है ना, पॉइंट की बात है। इस क्लिप को सामने आने से बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं उसके लिए, मेरे लिए। वैसे भी तो मेरी मम्मी को हमेशा अपनी सम्मान के अलावा और कुछ दिखती ही नहीं है। तो तू सोच ना, उनके सम्मान को कितनी ठेस पहुंची है मेरे कारण। और अगर अब शादी नहीं हुई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यार। हाँ तो बस, अगर ये सच्चाई है और अगर ये तू मान चुकी है तो अब क्या फिक्र करना और क्या इतनी चुप सी रहना। चल नीचे चल, ब्रेकफास्ट करी तूने? नहीं यार, मन नहीं है खाने की। लेकिन ये लोग उसे बोल बाल के उसके नीचे लेके जाते हैं, थोड़ी बहुत उसको खाना वगैरह खिलाते हैं। जैसे ही फ्रेंड जोन में बातचीत वगैरह होते हैं वैसे ही। अब देखते देखते वो दिन भी ख़त्म होने को थे। इधर शाम को माया अपनी ऑफिस से जैसे निकल रही थी, वो अपनी कार में आके बैठ चुकी थी। स्टार्ट करती है तो साइड में आके सोनल बैठ चुकी थी। माया सोनल से कुछ पूछती है, कुछ साइट के बारे में, जो सोनल उसे इन्फॉर्मेशन दे रही थी। जैसे ही सोनल अपनी बात ख़त्म करती है तभी एक अजीब सी सन्नाटा कार में छाए जाते हैं। थोड़ी देर बढ़ ही रहे थे कि सोनल एकदम से बोल पड़ती है, मैम। माया बोलती कि बोलो। मैम, आपको पता है कि वो जो नितिन चक्रवर्ती है वो राधिका मैम से शादी कर रहा है, 3-4 दिन में कोर्ट मैरिज। ये बात सुनते ही माया तुरंत ब्रेक लगाती है, एक साइड करती है कार को और एकदम से घूर के देखती है सोनल को। सो व्हाट? वो मैम को कुछ नहीं। तुम चाहती हो कि मैं मिठाई बांटूँ आप? नहीं नहीं मैम, मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रही थी, बस वो उस दिन। लिसन सोनल, ना मुझे उससे कोई लेना देना है और ना मुझे कोई मतलब, और ना ही मुझे उसके रिलेटेड किसी भी चीज़ पर बात करनी है। यू नो व्हाट, जस्ट गेट आउट ऑफ माई कार। सॉरी मैम, जस्ट लीव माई कार राइट नाउ। तभी एकदम से सोनल कार से उतर जाती है और माया बड़े तेज़ी से आगे बढ़ जाती है। सोनल अपने सर पे मारती है कि शिट, नहीं छेड़नी थी बात। पता नहीं मुझे क्या समझ आई जो मैं इस बात को छेड़ी। अब देखते देखते वो दिन भी ख़त्म होती है। अब चौथे दिन पर नितिन खुद आता है राधिका के घर पर। राधिका से थोड़ी बहुत हद तक बातचीत करता है और एकदम से राधिका को बोलते हैं कि शॉपिंग पे चले। राधिका बोलती कि ऑलरेडी इतने सारे शॉपिंग तो
हो चुके हैं ना, अब क्या शॉपिंग करना। नहीं, मम्मी ने कहा है तुम्हें ज्वेलरी शॉप पे लेके जाऊँ, तुम्हें जो भी पसंद है तो वो देने पड़ेंगे ना, तो बस इसीलिए चले हम। हाँ, पर क्या अक्षु मेरे साथ आ सकती है? जिस पर नितिन थोड़ा भड़क पड़ता है कि बेबी हम दोनों चलते हैं ना, उसको साथ में लेके जाने का क्या मतलब है? नितिन प्लीज़, वैसे भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है, कम से कम वो रहेगी तो थोड़ी बातचीत करेगी, बेटर फील होगी मुझे। नितिन फिर भी नहीं मान रहा था। तभी राधिका भी बोलती कि अगर वो आ जाएगी तो क्या प्रॉब्लम होगी तुम्हें, ये बताओ पहले, हम शॉपिंग में ही जा रहे हैं ना। अब हाँ, तो फिर बात ख़त्म, मैं उसे बुला रही हूँ। तभी राधिका कॉल करती है अक्षु को। अक्षु फ़ोन उठाती है, बोलती कि हाँ हेलो, बोल, ठीक है तू? आप अक्षु तो बिज़ी है क्या? नहीं नहीं, मैं बिज़ी नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ, आनी पड़ेगी क्या घर पर? घर पर नहीं, मेरे साथ जानी पड़ेगी। कहाँ पर? वो नितिन आए हैं, कुछ शॉपिंग करने हैं उसको मेरे साथ, तो तू भी मेरे साथ चल। मैं नहीं जा रही हूँ तेरे साथ। अगर वो तेरे साथ है तो सॉरी टू से, पर मुझे नहीं जाना। प्लीज़ अक्षु, तुझे पता है ना कि वैसे भी मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही। यार तू ऐसे तो मत बोल, मुझे नहीं जाना। मैं उसे देखती पता नहीं मुझे बहुत अजीब लगती है, नहीं बनती यार उसके साथ, उसकी हरकतें मुझे कतई पसंद नहीं है। हाँ ठीक है ना, तू मेरे साथ चल लेना। राधिका प्लीज़ अक्षु। आगे अक्षु कुछ बोल ही नहीं पाती, वो बोलती कि चल ठीक है, मैं आ रही हूँ। वहाँ से अक्षु आती है और ये तीनों इकट्ठे निकल जाते हैं। बीच में नितिन बहुत सारा बात कर रहा था राधिका से, लेकिन राधिका खोई खोई सी थी, वो नितिन को प्रॉपर रिस्पॉन्स कर नहीं रहा था। बीच में तो नितिन भी थोड़ा बहुत एकदम से चिढ़ जाता है, यार तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, और क्या ये बेरुखी सी रिस्पॉन्स? मैं तुम्हें 100 बातें कहता हूँ और तुम एक का जवाब देती हो। बेबी मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर रहा हूँ ना, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है ना मुझसे तो बोल दो ना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन ऐसे तो मत रिएक्ट करो ना। तभी राधिका बोलती कि नितिन प्लीज़, तुम्हें पता है ना मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ। बेबी क्या डिस्टर्बेंस, क्या, जो हो गया सो हो गया, घर वाले भी बात कर चुके हैं इस बारे में, बात ख़त्म करो ना। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैंने कुछ पूछा तुमसे? नहीं पूछा ना, तो बात ख़त्म करो ना, आगे की सोचो ना, बस 2 दिन बाद हमारी शादी है। तभी अक्षु बोलती कि नितिन आवाज़ नीचे करो, इतनी ज़ोर से भी बोलने की कोई बात नहीं है, वो मेंटली डिस्टर्ब है, आराम से बोलोगे तो वो समझ जाएगी। तुम उसके पार्टनर हो, होने वाले पति, अगर इतना नहीं समझोगे तो क्या समझोगे? तभी नितिन बोलते कि तुमसे पूछा मैंने, बात हम दोनों के बीच की है ना, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? तभी अक्षु भी चुप हो जाती है। राधिका भी बोलती कि नितिन प्लीज़ स्टॉप नाउ। तो नितिन भी एकदम से शांत हो जाते हैं। यहाँ से ये लोग ज्वेलरी शॉप में जाते हैं। वहाँ से राधिका के लिए कुछ नेकलेस, एक जो होते हैं रिंग वगैरह, सब कुछ ये लोग पसंद करके ले रहे थे। राधिका तो बस एकदम से थी ना जैसे कि मुरझाई हुई। अक्षु से बहुत बोलती कि यार आ गई तो आ गई ना, अब देख ले खुद के लिए, वरना ये बंदा पीछे नहीं छोड़ेगा, बस करना। वैसे भी मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, हर बात पे चिढ़ जाता है, पता नहीं क्या ही समझते हैं खुद को, ये प्यार से बात नहीं कर सकता है क्या? तो कुछ हद तक लगभग 2-2.5 घंटे तक वहाँ पे बीत जाते हैं। उसके बाद ये लोग कुछ और शॉपिंग वगैरह करते, देखते देखते दोपहर से ज़्यादा वक्त बीत जाते हैं। इधर एकदम से नितिन बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पे थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आता हूँ, और यही बोलते ही नितिन वहाँ से चला जाता है। अक्षु बोलती कि अब ये कहाँ गए होंगे। वहाँ पर ये लोग एक साइड पे बैठे हुए थे। जो अक्षु है वो देखती है राधिका एकदम से अपनी सर पकड़ के बैठ गई। क्या हो गई है? पता नहीं, थोड़ी सी चक्कर सी आ रही है। क्यों? पता नहीं, तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? बस समझ नहीं आ रही है, अचानक से पता नहीं बहुत अजीब सी लग रही है, सफोकेशन सी हो रही थी। अच्छा, तो बोली क्यों नहीं? कैसे बोलती, जब भी बोलने की कोशिश करती हूँ वो तो फ़ोन में होता है। अच्छा तो आज की हो गई ना, और कुछ भी नहीं है ना, हम चलते हैं ना घर? हाँ बस वो आ जाए। और तभी एकदम से नितिन आता है और बोलती कि हो गए सारे। तभी राधिका बोलती कि नितिन मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही है, चक्कर सी आ रही है, हम घर चले? तभी नितिन बोलती कि पर मुझे कहीं और जाना है तुम्हें लेकर। अब अक्षु तुम घर जा सकती हो, मैं इसको लेकर कहीं और से होकर आता हूँ। अक्षु बोलती कि कहाँ लेके जानी है? मैं भी चलती हूँ ना। अरे इतने सारे सामान है, हम अकेले नहीं जा सकते ना, मैं तुम्हें कैब कर देता हूँ, तुम
ये सब राधिका के घर पहुंचाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ ना। राधिका बोलती कि नितिन तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आई नो ना बेबी, बस आधे घंटे लगेंगे, उसके बाद मैं खुद तुम्हें घर पहुंचाऊंगा ना। तभी एकदम से राधिका बोलती कि चलो ठीक है। राधिका एकदम से अक्षु को बोलती कि तू घर की ओर चली जा, मैं आती हूँ। वहाँ से एकदम से अक्षु चली जाती है और नितिन राधिका को लेके कहीं और जाती है। इधर देखते देखते आधे घंटे से 1 घंटे 2 घंटे होते हैं। अक्षु एकदम से अपने घर चली जाती है क्योंकि उसके घर से बार बार कॉल आ रही थी। देखते देखते 6 बज चुके थे। इधर 8 तक अक्षु अपनी बैग जैसे ही कुछ काम करने के लिए ओपन करती तो देखती है वहाँ पे कुछ रह गई थी राधिका की। तो एकदम से बोलती कि शिट, मैं ये कैसे ले आई अपने साथ। वो अपने घर से फ़ौरन निकलती है क्योंकि जो चीज़ उसके पास थी वो राधिका की थी और राधिका तक ही पहुंचानी है जैसे भी हो। तो निकल पड़ती है अपने घर से और राधिका के घर पहुंचती है। जैसे ही घर पहुंचती है तो देखती है हॉल में राधिका की मम्मी बैठी हुई थी, थोड़ी परेशान सी लग रही थी वो। एकदम से अक्षु बोलती कि आंटी आप ठीक है? अरे तुम तो चली गई थी ना। आंटी वो ये ना मेरे पास रह गई थी तो सोचा ये दे के आती हूँ। आप राधिका आ गई ना? हाँ वो सो रही है। मन ही मन अक्षु सोचती कि ये कोई वक्त है सोने की, 6 बज रहे, ऐसे वक्त पे तो वो कभी नहीं सोती है। तभी वो बोलती है आंटी मैं ये रख के आऊँ? तभी बोलती कि हाँ बेटा रख के आओ और उसे उठाना मत। जी आंटी। और यही बोलते हुए अक्षु फ़ौरन आती है राधिका के कमरे में। राधिका को जिस तरह से बेड पे रखे गए थे या खुद वो बेड पे गई थी पता तो नहीं, पर बहुत अजीब सी थी, उसे बहुत अजीब लगती है। वो एकदम से राधिका के पास आती है, उसकी एकदम से चिक्स को पकड़ के और एकदम से टैप करती है। राधु राधु राधु। राधिका मनो घोर में है, बहुत अजीब सी हरकतें कर रही थी। हाँ बोलना, ये क्या हुआ है तुझे? हाँ बात कर, नींद में है क्या? नहीं यार मुझे अच्छी नहीं लग रही है। जिस तरह से वो बात कर रही थी मानो कि वो बहुत डीप नशे में है। बहुत हद से ज़्यादा नशा करने के बाद इंसान जैसे होता है ना, बिल्कुल वैसे। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे हो सकता है, नींद में लोग ऐसे नहीं हो सकती है। वो प्रॉपर राधिका को पिलो पे रखती है और एकदम से उसकी फेस पे हल्की हल्की सी पानी थ्रो करती है, लेकिन वो हैरान होती है उसमें भी राधिका जगती नहीं है। बोलिए क्या 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 हो गई है तुझे? हाँ कहाँ गई थी, कब आई है? वो तो बस अभी वो नितिन छोड़ के गया है मुझे। तुम लोग गए कहाँ थे? वो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? आगे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अक्षु शॉक्ड। नितिन तो कहीं और लेके जाएगा ये बोला था, हॉस्पिटल क्यों लेके गया? पता नहीं क्या सोच रही थी कि तभी पीछे से राधिका की मॉम आती है। रख दिया बेटा? तभी अक्षु बोलती कि आंटी ये पता नहीं क्या बोल रही है, नितिन इसे हॉस्पिटल लेके गए थे, ये क्या बोल रही है? कुछ नहीं बेटा, वो गहरी नींद में ऐसी बात कर रही है, तुम घर जाओ, जब ये उठेगी मैं कॉल कर लूँगी। अक्षु को थोड़ी तो गड़बड़ लगती है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। फिक्र तो थी उसे राधिका की, लेकिन इस वक्त उसे बस यहाँ से जानी होगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं थी। तो वो चुप से निकल जाती है। रास्ते भर सोचती है, घर जाती है। ये सोच उसे खाई जा रही थी कि आखिर राधिका के साथ क्या हुई है और नितिन क्यों उसे हॉस्पिटल लेके गए। बस यही सोच रही थी, परेशान हो रही थी बस। और आखिर में वो कॉल करती है ज़ारा को। ज़ारा फ़ोन रिसीव करती है और बोलती कि क्या बात है, पूरे दिन में अभी वक्त मिली तुझे? हो गई शॉपिंग वगैरह राधु के साथ? राधु ठीक है ना? यार ठीक का तो कुछ पता नहीं, बट बहुत अजीब सिचुएशन में हूँ मैं। क्यों, क्या हो गई है? तो अक्षु पूरी बात बताती है ज़ारा को। ज़ारा तो पहले शॉक्ड हो जाती है और वो एकदम से बोलती है यार कहीं उस कमीने ने इसको क्लब वगैरह में लेके जाके ड्रिंक करा के कुछ गलत काम तो नहीं? तभी अक्षु बोलती है पागल है क्या सोच रही है? वैसे तो नितिन के पास ये और भी मौका थे ऐसे करने का ना, लेकिन जब 2 दिन में राधिका उसकी वाइफ बनने वाली है तब जाके वो ये हरकत क्यों करेगा? नहीं, पॉइंट तो है। तो फिर क्या हो गई है राधिका के साथ? आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रही है। और क्यों नितिन उसे हॉस्पिटल लेके गया? मेरी सर फट रही है। कोई बात नहीं, तू शांत हो जा, हम राधिका से बात करते हैं ना। वो बात करने की हालत पे होगी क्या? लेकिन उससे बात किए बिना मुझे नींद नहीं आएगी।
तो भैया जो ज़ारा है वो कहती है तो फिर एक बार सोने से पहले उसे कॉल कर लेना। हाँ बस वही इंतज़ार है। उसके बाद थोड़ी और बातचीत करते हुए कॉल डिस्कनेक्ट होती है। यहाँ पे जो अक्षु है वो भी अपनी घर के काम वगैरह करती है। इधर 12 साढ़े 12 बजे तक वो फ्री होती है और वो कॉल लगाती है राधिका को, लेकिन राधिका फ़ोन उठाती ही नहीं। वो समझ जाती कि अभी भी वो शायद नींद में है या फिर नशे में, तो उसे बस आज रात की इंतज़ार करनी पड़ेगी। लेकिन ये सारी सोच के साथ रात बिताना बहुत मुश्किल थी, लेकिन आखिरकार वो रात बीत जाते हैं। इधर सुबह अक्षु कुछ नहीं सोचती, वो सीधा जाती है राधिका के घर पर। जैसे घर जाती है वो सीधा पहुंचती है राधिका के कमरे में। राधिका अपनी सर पकड़ के बैठी हुई थी और अक्षु को देख कर वो थोड़ी शॉक थी। क्या हो गई, तो इतनी सुबह सुबह मेरे घर पे क्या कर रही है? तुझे हुआ क्या है पहले ये बता, मुझे समझ ही नहीं आ रही यार। जब से सुबह से उठी हूँ सिर में इतनी दर्द क्यों है? सिर दर्द है? हाँ, इतना भारी सा है, पता नहीं मैंने क्या किया। अक्षु चुप हो जाती है, मानो कि धीरे धीरे उसका डर वो साबित हो रही है। तो भी वो बोलती कि तुझे कुछ याद है क्या? मुझे क्या याद होनी चाहिए? आखिर में हम कब बात करे थे कल? तभी राधिका थोड़ी सोचती है, इसके सर में इतनी दर्द हो रही थी, वो बस अपनी सर पकड़ के बैठती कि कब क्या मतलब है? तुझे मैंने घर भेजी थी कि हम कहीं और जा रहे थे? अक्षय अपनी मुट्ठी कस लेती है कि हाँ, और उसके बाद तुम दोनों कहीं गए थे ना? तभी एकदम से राधिका बोलती कि उसके बाद मैं कार में बैठी थी, नितिन कार चला रहा था, कुछ बोल रहा था, पता नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उस वक्त, मुझे चक्कर से आ रहे थे। फिर पता नहीं एक जगह पे कार रुके थे, साइड में हॉस्पिटल थे और नितिन ने मुझे शायद हॉस्पिटल के अंदर लिया कि नहीं, मुझे आगे का कुछ याद नहीं यार। और उसके बाद मैं घर कब आई, क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं है। अक्षु एकदम से स्ट्रेट खड़ी हो जाती है, बोलती कि यार तू हॉस्पिटल में क्यों गई थी? मुझे नहीं पता वो सच में हॉस्पिटल था या कहाँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है, धुंधली सी है, समझ नहीं आ रही है। अक्षु देखते ही कि राधिका को परेशान बहुत हो रही थी। वो बोलती है चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कॉफ़ी लेके आती हूँ तेरे लिए। और वो भाग के नीचे आती है। राधिका की मम्मी जैसे ही अक्षु को देखती है वो बोलती है कि क्या हुआ, कुछ चाहिए? आंटी वो राधिका को सिर दर्द हो रही थी बहुत। तभी राधिका के पापा बोलते कि सिर दर्द क्यों, वो तो ठीक से सोई थी। तभी राधिका की मम्मी बोलती कि क्यों, सोने से नहीं हो सकता है क्या? तभी वो उठ के आती है और जैसे कि कॉफ़ी पहले से बनी हुई है वो एकदम से अक्षु के हाथ में देती है और बोलती है कि ये दे आओ उसे, और एक मेडिसिन भी देती है, ये सिर दर्द की मेडिसिन है, उसे दे देना, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने दी है। अक्षु शॉक थी और वहाँ से वो राधिका के कमरे में आती है, उसे वो मेडिसिन देती है और फिर पानी पिलाती है और इसके बाद वो कॉफ़ी हाथ में देती है कि कॉफ़ी पी। राधिका इतनी सिरदर्द में थी कि वो ज़्यादा कुछ पूछती नहीं है, क्रॉस क्वेश्चन, वो बस कॉफ़ी पी रही थी। आधे घंटे में कुछ हद तक उसे रिलीफ मिल जाती है। अक्षु वहाँ पे बैठी हुई थी। अक्षु नॉर्मल बर्ताव तो कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह से पता नहीं कंफ्यूज थी, क्या सोच रही थी कि आखिर क्या हुई है, इसका जवाब उसे कैसे मिलेगी। इधर जैसे ही राधिका देखती है कि अक्षु तो खोई हुई है, वो बोलती है क्या सोच रही है आप? नहीं, परसों तो तेरी शादी है, तो बस वही सोच रही हूँ, हम तीनों आ सकते हैं ना? ऑब्वियस सी बात है, आ सकती है। तभी राधिका के फ़ोन पर नितिन का कॉल। राधिका एकदम से फ़ोन उठाती है, कान में लगाती है, बोलती कि हेलो, गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग, तुम ठीक हो? सिर दर्द तो नहीं हो रही है? तुम्हें कैसे पता कि मुझे सिर दर्द हो रही है? नहीं, वो तुम्हारी कल तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसीलिए। हाँ, थोड़ी बहुत बेटर हूँ अब। अच्छा, मैं बस ये बोलने के लिए कॉल करा है कि परसों हमारी शादी है, तो फ़िलहाल मैं दिल्ली वापस जा रहा हूँ, वहाँ से मम्मी पापा को लेके वापस आ जाऊँगा कल शाम तक, ठीक है? बाकी सारी तैयारी वगैरह तुम लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, ये सब मम्मी पापा को कह देना, और अगर किसी भी चीज़ का ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर देना, ठीक है? अपना ध्यान रखना। राधिका भी बोलती कि ठीक है, बाय, और यही वो बोलते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। अक्षु बोलना तो चाह रही थी कि यार कुछ गड़बड़ लग रही है, पर ऐसा सिचुएशन थी नहीं बोलने की। कुछ देर में वो भी चली जाती है। अब देखते देखते वो दिन भी चली जाती है।
दूसरे दिन भी थोड़ी बहुत बिजी वगैरह में चले जाते हैं, क्योंकि अब एक दिन बचे थे बस शादी के, तो उसके मम्मी पापा बस उसी में लग जाते हैं। अब फॉर्मेलिटीज़ कुछ तो होते हैं ना, वैसे ही गिफ्ट्स वगैरह जैसे भी धूमधाम से ना हो, पर जैसे भी हो जितनी देनी पड़ेगी उतनी चीज़ की तैयारी वगैरह ये लोग कर लेते हैं बच्चे दिन में। अब देखते देखते वो रात आते हैं, रात ख़त्म होगी, सुबह होते ही कोर्ट में जाने पड़ेंगे। कुछ ऐसी सीन थी, एक अजीब सी कशमकश में जूझ रही थी राधिका। रात जितनी गहरी होते जा रही थी उसकी मन उतनी ही बैठे जा रही थी, भारी होते जा रही थी। क्यों नहीं समझ आ रही थी उसे। रात बीतते ही सवेरे होते ही एक नई दिन की शुरुआत, और उसके लिए जीवन की एक नई पड़ाव की आरंभ। फिर पता नहीं उसे ऐसे क्यों लग रही है कि वो गलत कर रही है, उसके साथ ही गलत हो रही है, समझ उसे आ नहीं रही थी। इसी कश्मकश में वो पूरी रात बिता देती है, थोड़ी देर के लिए भी वो सो नहीं पाती है। सवेरे होते ही उसके घर ज़ारा, अक्षु और इकबाल आ जाते हैं, और राधिका की मम्मी उसके कमरे तक उसकी शादी की जो भी वो पहनेंगी, जोड़े वगैरह, वो सब कुछ दे के आती है। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, वो छुपाने की बहुत कोशिश तो कर रही थी लेकिन छुपा नहीं पा रही थी। जाते वक्त राधिका उनको आवाज़ लगाती है, मम्मी। इतनी प्यार से वो आवाज़ राधिका के मम्मी के कान में जैसे गूंजती है, वो एकदम से खड़ी हो जाती है। जो आंसू वो अपनी आंखों में छुपाने की कोशिश कर रही थी अब तक, वो एकदम से निकल जाते हैं। पीछे मुड़ती नहीं है, राधिका खुद उसकी मम्मी के सामने आती है। वो अपनी मम्मी की आंखों में आंसू देखती है, कुछ बोलती नहीं है, वो बस वैसे ही अपनी मम्मी को हक कर लेती है। उसकी मम्मी उसे हक बैक नहीं करती है। बस बस देखो, बहुत देर हो गई है, जल्दी करो, हमें कोर्ट भी जाने हैं, तुम्हारे दोस्त आ गए, मैं भेज रही हूँ। वहाँ पर अक्षु और ज़ारा उसके कमरे में आती है और ये दोनों पूरी तरह से तैयार करने लगते हैं। दोनों के आंखों में ही आंसू भरे हुए थे, अक्षु के भी और ज़ारा के भी, और ऐसे ही ये दोनों उसको सजा भी रहे थे। और जैसी ख़त्म होती है, जब दोनों ही राधिका की ओर देखती है, राधिका बला की खूबसूरत लग रही थी, बेहद, ऐसे मानो कि आसमान से हूर उतर आई हो। तो अक्षु एकदम से रोने लगती है, यार तू कितनी खूबसूरत लग रही है। राधिका भी आती है और दोनों को हक करती है कि रो क्यों रही हो यार, मत करना शादी यार, ज़रूरी है क्या शादी करना, बस कर, रोना बंद कर यार, वैसे भी पता नहीं मेरे साथ क्या हो रही है, अब मन बना ली हूँ तो यार मुझे कमज़ोर मत कर। तो अक्षु एकदम से अपनी आंखों को पोंछ लेती है, चल ठीक है चल, और यहाँ से राधिका को लेकर कोर्ट की तरफ बढ़ने लगती है। राधिका के पापा एकदम शांत थे, उनको अच्छे से पता है उनका जिगर का टुकड़ा शायद आज उनसे अलग होने वाले हैं। उस गम को बस अपनी खामोशी से वो जता रहे थे। राधिका कस के अपनी पापा के हाथ को जकड़ के बैठी थी कार में, तो उसके पापा की आंखों में हल्की सी आंसू आ जाती है। वो अपनी पापा के शोल्डर पे अपना सर रखती है और बोलती है कि पापा नहीं रोना है। तब इसके पापा बोलते कि बेटा मैं रो नहीं रहा हूँ, किसने कहा मैं रो रहा हूँ, मैं आपको जानती हूँ ना पापा। तो दूसरी साइड पे उसकी मम्मी बैठे थे और इधर अक्षु ज़ारा, ये लोग एक दूसरे कार से पीछे से आ रहे थे, इकबाल समेत। अब देखते देखते कुछ ही देर में ये लोग सारे कोर्ट पहुँचते हैं। इधर वहाँ पर राधिका के चाचा चाची भी आते हैं उसकी बहन के साथ, वो लोग भी उसी कोर्ट में आते हैं जहाँ पे इन लोगों की शादी होगी, कोर्ट मैरिज वहाँ पर। थोड़ी देर में वहाँ पर नितिन अपने मम्मी पापा के साथ आते हैं, विशाल भी साथ था। वहाँ पे आते, वहाँ पे कुछ प्रोसीजर होते हैं, वो सारी चीज़ कर रहे थे, ये लोग कुछ देर बैठे हुए थे। पता नहीं राधिका की मन बहुत घबरा रही थी, जी मच रही थी उसकी, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, उसके हाथ पैर शेक कर रहे थे। अक्षु समझ रही थी और कस के उसके हाथों को पकड़ ली थी। क्या हुआ है, वो पानी चाहिए मुझे। तभी अक्षु उठती है, बोलती है तू रुक और भी रिलैक्स होके मैं पानी लेके आती हूँ। वो साइड से जा रही थी, तभी नितिन भी एकदम से किसी से फ़ोन पर बात करते हुए आ रहे थे। दोनों एकदम से टकरा जाते हैं। अक्षु सॉरी बोल रही थी कि वो सॉरी मैं देखी नहीं, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, हाँ सॉरी बोल दी ना, बात ख़त्म। तभी वो एकदम से नितिन का जो फ़ोन है उसको उठाकर नितिन के हाथ में देगा कि उसकी स्क्रीन पे कुछ तो नज़र आ जाती है अक्षु को। वो फ़ोन हाथ में दे देती है और दूसरी साइड से चली जाती है, पानी की बोतल लाती है और वो देती है राधिका के हाथ में।
तब राधिका नोट करती है कि अक्षु थोड़ी सी सहमी हुई है। अब वो बोलती है कि क्या हो गई, तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं यार, नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ है बोल ना। सच में तुझे ये शादी करनी है? राधिका अक्षु से ये बात सुनकर बोलती पागल हो गई है, घर से निकलकर यहाँ तक आ पहुँचे, यहाँ से लौट जाऊंगी तो तुझे पता है क्या होगी? हाँ नहीं कुछ नहीं। तभी वो जाती है राधिका की मम्मी के पास। वो कुछ बोलना तो चाह रही थी पर पता नहीं क्या सोच कर वो एकदम से पीछे पलट जाती है। वो एकदम से उस साइड से हट जाती है। वो बैठी हुई ही थी कि अचानक सामने की ओर उसकी ध्यान जाती है, जहाँ पर बड़ी एटीट्यूड के साथ माया मल्होत्रा आ रही थी। उसके साथ सोनल और उसके पीछे कुछ एडवोकेट लोग जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इधर अक्षु सोचने लगती कि लो हो गई, अब ये क्यों आ रही है यहाँ पर? राधिका ने अगर इसे देख लिया ना तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगी अब फिर। तो वो वहाँ पर बैठी हुई थी कि वो देखती है माया जो है इस तरफ आती नहीं है, वो दूसरी तरफ चली जाती। तो उसे ये समझ आती है कि शायद ये लोग अपने ही कुछ काम से आई है। लेकिन अगले क्षण न जाने क्या सोचती है अक्षु, और एकदम से उठ के इसी साइड पर आती है, माया की साइड पे। माया कुछ लोगों से बात कर ही रही थी कि पीछे से अक्षु आवाज़ लगाती है, एक्सक्यूज मी मैम, हाय। माया पीछे पलटती है और अक्षु को देख कर बोलती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैम आप, मैं यहाँ पर क्यों किस लिए ये तुम्हें बताने की ज़रूरत है मुझे नहीं लगती। तुम अपने काम से मतलब रखो। और वो आगे बढ़ने लगती कि अक्षु बोलती कि मैम प्लीज़, आई नीड यू हेल्प। सोनल ये बात सुन के एकदम चौंक जाती है। भला माया मैम की मदद, वो भी अक्षु को, राधिका मैडम के दोस्त, जो शायद माया मैम को बर्दाश्त तक नहीं कर सकती है। सोनल एकदम से आती है, बोली कि मैम देखिए, आपको जो भी बात करनी है आप मुझसे कर सकती है, इस वक्त ऐसी कोई बात मत करें जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। देखो तुम मेरी बात समझो, मुझे इनकी मदद चाहिए, प्लीज़ प्लीज़, आई नीड हेल्प प्लीज़। तभी माया बोलती कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मैम प्लीज़, किसी की ज़िंदगी की सवाल है। वहाँ पर कुछ बातचीत होते हैं तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो राधिका की शादी की तैयारी, जहाँ पे कोर्ट के सारी चीज़ें वो ख़त्म हो चुकी थी, दोनों को बुलवाए जाते हैं। एक वहाँ पे थे जज के सामने, वहाँ पे बुलाए जाते हैं, कुछ चीज़ थे वहाँ के फॉर्मेलिटीज़, वो सारे कंप्लीट करने के लिए ये दोनों जाते हैं। दोनों के साथ साथ दोनों के परिवार भी जाते हैं। एक साइड राधिका थे तो दूसरी साइड थे नितिन के परिवार। आपस में बात थे, परिवार के सारे लोग तो बहुत खुश थे, नितिन भी बहुत खुश था। उसके चेहरे से पता लग रहा है कि वो कितना खुश है, लेकिन मुरझी हुई तो केवल राधिका ही थी। पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर कोई खुशी नजर ही नहीं आते किसी को। उसके पास में ही टीना बैठी थी, वो हाथ पकड़ते बोलती कि आप खुश नहीं हो क्या इस शादी से? राधिका बोलती कि किसने कहा तुम्हें मैं खुश हूँ? पर देखिए आपके चेहरे पर ना खुशी है ना स्माइल। समझना मुश्किल है कि आपकी मर्जी से ही हो रही है ना शादी। ऑब्वियस सी बात है, मुझे बांध के तो यहाँ पे नहीं लाए गए ना, मैं राज़ी हूँ तभी ये शादी हो रहा है। तभी वहाँ में से एक एडवोकेट जो है वो बुलाते हैं कि देखिए यहाँ पे कुछ सिग्नेचर चाहिए, आप दोनों पास आ जाइए। तभी राधिका एकदम से कदम बढ़ाती है। जितनी कदम वो बढ़ा रही थी उसके दिल पे उतनी ही मानो कुछ वार जैसी हो रही थी, उसे तकलीफ हो रही थी, समझ कुछ नहीं आ रही थी कि क्या हो क्या रही है मेरे साथ। और आखिर में जब वो पेन पकड़ती है उसकी दिल की धड़कन काफ़ी ज़ोरों से धड़कने लगती है। पता नहीं आंखों से अपने आप ही आंसू आ रही थी कि ये क्या हो रही है, कौन सा तकलीफ मुझे हो रही है। तभी एकदम से बोला जाता है नितिन को कि पहला साइन आप करिए। नितिन तो फटाक से वो पेन पकड़ता है और एकदम से वो रजिस्ट्री फॉर्म पे साइन कर देता है, बस कुछ ही सेकंड में। तभी पेन पकड़ाए जाते हैं राधिका को, अब आप यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए। सिग्नेचर करते ही आप लोगों के ये फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाएंगे, आप दोनों पति पत्नी कहलाओगे। उसके बाद मिस्टर एंड मिसेस चक्रवर्ती। राधिका चुप थी, वो कुछ नहीं बोलती है। अब उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिर ही जाती है और तभी वहाँ पर सबको चौंका देकर राधिका की हाथ एकदम से पकड़ लेती है।
राधिका को एकदम से शॉक्ड होती है, इतनी कस के उसके हाथ को पकड़ाए जाते हैं। वो बोलती है आउच, कौन? जैसे ही साइड में देखती है तो वहाँ पे माया को देख के सब दंग रह जाते हैं। राधिका को तो खुद ही इतनी शॉक मिलती है, वो एकदम से हाथ झटकने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, चाहती क्या हो तुम? तभी माया बोलती है कि इतनी जल्दी ही क्या है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी हाथ पकड़ने की, पर जो चीज़ गलत है वो हमेशा गलत ही है। मैं ना कभी गलत काम करती हूँ ना किसी को करने देती हूँ। व्हाट यू मीन बाय दैट? तुम पहले मेरी हाथ छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आके डिस्टर्बेंस करने की? हिम्मत? मेरी हिम्मत क्या और कितनी हद तक है वो बात अब तक तुम्हें समझ आ जानी चाहिए मिस राधिका वर्धन। और रही बात ये शादी हो नहीं सकती। ये बात सुनते ही वहाँ पे सब शॉक थे। राधिका की मम्मी एकदम से गुस्से में तिलमिला जाती है। अच्छा, तुम होती कौन हो ये बोलने वाली? हाँ, कौन हो तुम? मैं कुछ नहीं हूँ, कोई नहीं हूँ, और ना ही आप लोगों से मेरा कोई नाता है और ना आगे कभी होगी। लेकिन ये गलत है, और अगर कुछ गलत हो रहे हो तो गलत को गलत बताना मेरा फ़र्ज़ है, तो बस वही कर रही हूँ। ये शादी नहीं हो सकती है। तभी राधिका की मम्मी आती है, वो हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तुमसे इस चीज़ से कोई मतलब होनी भी नहीं चाहिए, हम हमारी बेटी की शादी करा रहे हैं, तो तुम इस मामले से दूर रहो। ये हमारी घर की बात है। ऑब्वियसली मिसेस वर्धन, ये आपकी घर की बात है, लेकिन अगर किसी ने गुजारिश नहीं करी होती। गुजारिश? राधिका आगे बोल पड़ती कि तुम कब से लोगों की गुजारिश सुनने लगी? तुम्हारे अंदर वो इंसानियत है भी? तुम्हारी ये बकवास ना यहाँ पे काम नहीं आएगी। यहाँ से चली जाओ। और भी बहुत सारी कुछ तुम ऑलरेडी कर चुकी हो, अब हद पार कर रही हो। लेकिन माया तो अपनी ही ढाट पे थी। वो फिर से राधिका की हाथ पकड़ लेती है और वहाँ से एकदम से साइड में आ जाती है। मैं जो भी बोलूँगी यहाँ पर भी वही होगी। अच्छा, तुम्हारी राज है, जब चाहो जो चाहो तुम्हारे हिसाब से होगी। लिसन माया मल्होत्रा, है तुम्हारे पास पैसे बहुत, लेकिन आगे कुछ बोलने जाएगी तभी माया राधिका के मुंह पर हाथ रख लेती है। जस्ट शट अप, बहुत बोलती हो तुम, हद से ज़्यादा, कम बोला करो। तभी नितिन भी आता है। व्हाट द हेल, कर क्या रही हो तुम? हाँ, क्या चाहिए तुमको मुझसे? क्यों कर रहे हो ये सब? मेरी शादी क्यों रोक रही हो तुम? मिस्टर नितिन चक्रवर्ती। और तभी वहाँ पे आपस में बहुत सारी बातचीत वगैरह होने लगती है। अक्षु भी एकदम से आती है, और वो आती ही एकदम से नितिन को थोड़ा सा एकदम से धक्का देती है। राधिका ये सारी चीज़ देख के शॉक थी। तभी जो माया है उसकी मुंह से हाथ हटाती है। राधिका एकदम से अपने हाथ झटकते हुए माया को थोड़ी सी पुश करती है और बोलती कि पीछे हट जाओ, और बार बार मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। यहाँ पे चल क्या रही है? हाँ? नितिन भी एकदम से बड़े पड़ता है माया के ऊपर। वो माया की एकदम से करीब आके बोलती कि तुम मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहा करो। तभी माया अपनी दोनों हाथों को फोल्ड करती है। और रियली, क्या तुमने जो किया है वो सही किया है? किसी लड़की को बिना बताए, भले ही वो तुम्हारा मंगेतर ही क्यों ना हो, उसका वर्जिनिटी टेस्ट करना, ये कहाँ का नियम है? क्या ये सही है? ये बात मानो सबकी कानों में सुई की तरह चुभ जाती है, खास करके राधिका। उसकी तो रोंगटे खड़े हो जाते। फट, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बकी जा रही हो। पहली बात, तुम्हें ना तो मुझसे कोई मतलब है ना ही मेरे परिवार से, तो तुम यहाँ से चली जाओ अभी के अभी। मैं तुम्हारी शक्ल देखने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। और क्या बोल रही हो तुम? पागल हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है। माया अपनी चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लाती है, जो आज तक इससे पहले कभी नहीं देखी थी राधिका ने। और रियली, आस्क योर फियांसे ना, पूछो इससे, क्या इसने तुमसे बिना पूछे तुम्हारी वर्जिनिटी टेस्ट नहीं कराए? आस्क हिम। ये बात सुनते ही बल्कि राधिका ही नहीं, उसके पापा, नितिन की मम्मी पापा, इधर राधिका के चाचा चाची, खुद टीना भी शौक थे। ज़ारा इकबाल तो मानो कि आसमान से गिरे हो।
वो अक्षु के पास जाती कि यार ये क्या बोल रही है, ये कहाँ से आ गई। तभी अक्षु बोलती कि यार मेरे पास और कोई ऑप्शन थी नहीं, मुझे कुछ देर ही पहले पता चली कि इस नितिन कमीने ने राधिका की वर्जिनिटी टेस्ट कराई है। व्हाट? कब? यार जहाँ तक मुझे अब समझ आ रही है, उस दिन पता है ना, राधिका बहुत अजीब हरकतें कर रही थी, जैसे कि वो बहुत नशा कर चुकी थी, याद है तुझे? ज़ारा बोलती कि वो तेरी, मतलब ये इतना कमीना इंसान है, छी यार, इसकी सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है। बस मेरे पास और कोई चारा नहीं थी, मैं बस सोच रही थी कि कैसे क्या करूँ, तो सामने ये माया मल्होत्रा ही आई। यार तुझे और कोई नहीं मिला, हम खुद बात कर सकते थे ना, लेकिन यार क्या बात करेंगे जब इसमें आंटी भी शामिल हो। तब ज़ारा इकबाल दोनों शॉक खड़े थे। राधिका को अब भी यकीन नहीं हो रही थी और बोलती कि क्या बकवास है, तुम्हारी इन बातों से मुझ पर कोई भी असर नहीं होगी और मुझसे दूर रहो तुम। तभी माया भी बोलती कि मुझे कोई शौक नहीं है और ना ही तुम्हारी इतनी हैसियत कि मैं तुम्हारी करीब भी आऊँ, लेकिन ये गलत है तो गलत को मैंने बस बताई है, वो भी किसी के गुजारिश करने के बाद। गुजारिश? तुम्हारे अंदर इंसानियत है भी कि किसी की गुजारिश तुम सुन सको। तभी अक्षु आती कि राधिका यार मैम सच कह रही है, एक्चुअली कुछ देर पहले मैं तेरे लिए पानी लाने जा रही थी तो टकरा गई थी नितिन से, उसका फ़ोन गिर गया था, मैं जब फ़ोन उठाई थी वहाँ पर तेरी रिपोर्ट थी। राधिका ये बात सुन के बहुत शॉक थी, वो बस एक टक नितिन की ओर ही देख रही थी, लेकिन मानो कि अब भी वो विश्वास करना नहीं चाह रही थी। लेकिन तभी राधिका के पापा आते नितिन के सामने। बेटा ये जो बोल रहा है क्या ये सच है? नितिन उस वक्त चुप खड़ा था। तभी नितिन के मम्मी आती है और वो एकदम से फ़ोन ले लेती है। नितिन की मम्मी को नितिन के मोबाइल का पासवर्ड पता थे। वो फ़ोन ऑन करते ही वो गैलरी ऑप्शन पे जाते तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री ऑप्शन पे जाती ही देखती है पहला वाला जो इमेज थी उनके सामने, वो थी राधिका की रिपोर्ट, जिसे देखते हुए उनकी हाथ से वो फ़ोन गिर चुके थे। भले ही जितनी भी एडुकेटेड हो पर ये गलत है। तो वो नितिन को घूर के देखने लगती है। नितिन के पापा को इतना गुस्सा आती कि वो दे मारता है नितिन को एक थप्पड़। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे, तुम्हारी सोच इतनी घटिया कैसे हो सकता है? वहां पर राधिका सुंत खड़ी थी। नितिन बस शांत खड़ा था, थप्पड़ खाने के बाद भी वो चुप था, लेकिन बड़ी ढीठ बंदा था। वो बोलता है कि देखिए मुझे जो जानना था वो मैं जान चुका हूँ, मुझे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस शादी करना है राधिका से। अब आप लोग चाहे मुझे मारो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जो जानना था वो मैं जान लिया। देखिए राधिका मैं भी सिग्नेचर कर दो ना। राधिका एकदम से पुश करती है, तुम इतनी घटिया सोच रखती हो, मुझसे बिना पूछे क्या किया था तुमने मेरे साथ? कुछ पिला दी थी मुझे? हाँ तो क्या करता मैं? हाँ तुम्हारी हरकतों से मैं परेशान हो चुका था, तुम्हारी झूठ सुनते सुनते। 6 दिन तक पता नहीं तुम कहाँ चली गई थी, किसके साथ थी। तुम दिल्ली में भी गई थी ना, मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन तुमने मुझसे इतनी शिद्दत से झूठ बोल दिया ना कि तुम वहाँ पे हो नहीं। मुझे तो पता चले ना, पता नहीं तुमने क्या क्या किया होगा। राधिका अपनी मुट्ठी कंच लेती है। कहते हैं लड़कियां सब बर्दाश्त कर सकती लेकिन अपनी कैरेक्टर पर सवाल नहीं। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे बस ये पता करना था कि तुम वर्जिन हो कि नहीं, बस वो, और रिपोर्ट ठीक है तो बस अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बात ये नहीं कि विश्वास है, बट मेरी खुद की तसल्ली के लिए, तुम्हारी खुद की तसल्ली, सीरियसली तुम्हारी इतनी नीच सोच है। देखो ये सब बात की बात है, हम बाद में बैठ के बात कर लेंगे, तुम सिग्नेचर करो और ये सारी बात ख़त्म करो। माया को जो करनी थी वो कर चुकी थी और वहाँ से वो एकदम से मुड़ने लगती है कि तभी उसके कान में कोई आवाज़ उसके कदम को रोक देती है। हाँ राधिका की मम्मी, जो राधिका के पास जाते हुए बोलती कि ऐसा क्या ही कर लिया इसने, हाँ एक टेस्ट ही तो कराया है मन की तसल्ली के लिए, बस हो गया उसे तसल्ली, अब बात ख़त्म करो और सिग्नेचर करो। ये बात ने माया की कदम रोक दी थी। माया पलटती है और पलटते हुए और एकदम से ज़ोर से क्लैप करती है। वेल डन,
मिसेस वर्धन, वेल डन। आप वो हो ना, हाईली एजुकेटेड, ब्रेव, आई एम इम्प्रेस्ड। वैसे एक बात कहे, इन्हीं सारी सोच को समझते हुए आपकी मुंह से परवरिश की बात कहना शोभा नहीं देती है। मिसेस वर्धन, जैसी राधिका ये बात सुनती है वो अपनी मुट्ठी कंच लेती है और माया के सामने होती है। तुम्हें कोई हक नहीं बनती है कि तुम मेरी मम्मी से इस तरह से बात करो। तुम्हें जो करनी थी तुम कर चुकी हो, ले लिया ना बदला, हिसाब बराबर। नाउ निकल जाओ यहाँ से। इसका कोई भी रिप्लाई माया देती नहीं है, वो बस वहाँ से एकदम से निकलने लगती है। राधिका अपनी मम्मी की ओर देखती है, आंखों से लगातार आंसू बह जा रहे थे। वैसे तो आप अक्सर कहती है कि कभी कभी आपको लगती है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। आज एक सवाल मैं आपसे करती हूँ मम्मी, जवाब देंगे आप? क्या सच में मैं आपकी बेटी हूँ? आपकी कोख से जन्मी मैं? ये बात सुनती ही उसकी मम्मी उसे रख के मारती है सबके सामने। लेकिन ये पहली बार थी राधिका पागलों की तरह हंस पड़ती है। न जाने कितनी ही तकलीफ हुई होगी उसे। थप्पड़, माँ, बेहतर होती ना कि जन्म देने के बाद ही आप मुझे मार देते, तो आज ये दिन मुझे देखनी नहीं पड़ती। मेरी माँ खुद ही ने अपनी बेटी की वर्जिनिटी टेस्ट कराने के लिए साथ दिया। इससे बदतर सिचुएशन एक बेटी के लिए और क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? और रही बात नितिन, मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती हूँ इसके बाद, कभी नहीं, कभी नहीं। नितिन एकदम से गुस्से में आ जाता है। प्रॉब्लम क्या है? हाँ, बस एक टेस्ट ही तो कराया है, कौन सा मैंने तुमसे तुम्हारी सम्मान छीन लिया? ये बोलते ही राधिका के पापा ही कार दो मार देते हैं नितिन के गाल पर। जवान संभाल के बात करो, मेरी बेटी के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने के लिए? अब सिचुएशन बहुत बदतर हो चुके थे। राधिका साइड पे खड़ी थी, ये सारे समय वो देख रही थी, उसकी आंखों में चुभ रही थी हर एक चीज, और एक साइड खड़ी रही वो बस अपनी माँ को देख रही थी। और तभी पता नहीं उसे क्या समझ आती है, वो अपनी पापा को रोकने के लिए कहती है। उसके पापा और चाचा मिल के नितिन को मारने लगे थे। वो दोनों रुक गए थे। राधिका उठी, बस करे, इसे मारने से इसकी सोच को मिटाई नहीं जा सकती है। और तुम्हें क्या लगता है वर्जिनिटी क्या है? बताओ। हाँ, तुम्हें कुछ पता भी है लड़की की वर्जिनिटी क्या होती है? तुम्हें कोई अंदाज़ा है? तुम भी तो एजुकेटेड ही हो ना, कुछ समझ है? लड़कियों में, हर लड़कियों में, सुन लो बात, तुम्हारी मम्मी को भी है थे। तुम्हारी अगर बहन होती तो उसमें भी होती। एक हाइमन रबर स्ट्रेचेबल स्किन होती है जो एकदम पतला टिश्यू जैसी है। वो किसी के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होती है तो किसी के लिए थोड़ी बहुत सेंसिटिव। ये स्किन की इतनी पतली टिश्यू होती है कि कभी कभार ओवर एक्सरसाइज करने पर भी वो फट जाती है और ब्लीडिंग हो जाती है। अगर मैं किसी के साथ सोकर भी आऊँ तो उस चीज़ से मेरी वर्जिनिटी को प्रूव नहीं कर पाओगे। इतना समझ तुम्हें आनी चाहिए। इतनी पढ़े लिखे तो तुम हो। और मैं हैरान हूँ मेरी मम्मी की बात सुन के। मम्मी, ये तो आपको भी पता होगी ना? उसकी मम्मी शांत खड़ी थी। नितिन बोलता है कि देखो ठीक है, मानता हूँ मुझसे गलती हो गया, लेकिन अब बात ख़त्म करो। ये सिग्नेचर मैं मरना पसंद करूँगी पर तुमसे शादी नहीं। और यही बोलते हुए राधिका वहाँ से एकदम से भाग के निकल जाती है। उस कमरे से बाहर होके वो फूट फूट के रोने लगती है। अब शू भाग के आती है, ज़ारा, इकबाल उसे संभल रहे थे तो दूर खड़ी एक साइड पे राधिका की नज़र जाती है। बहुत सारे मीडिया के सामने माया एकदम से फंस चुकी थी। तरह तरीके की सवाल, पता नहीं कौन सा केस के लिए ये लोग आए थे। और सोनल जो बार बार सबको फटने की बात कह रही थी। राधिका थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाती है उसी जगह पर, वो सारी चीज़ सोच रही थी। और कहीं ना कहीं अब भी ये सारी चीज़ के लिए वो माया को कसूरवार ठहराती है। वो अपनी मुट्ठी खंच लेती है और वो देखी, ये इंसान, इस इंसान ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। अक्षु सामने की ओर देखती है। राधिका जहाँ पर देख रही थी वो समझाती है ऐसा कुछ नहीं है,
उन्होंने आज मेरी बोलने पर नहीं, आज ये दिन भी उसके कारण ही आई है। ना वो फोर्स करती, ना मुझे 6 दिन के लिए उसके घर पे रहनी पड़ती, ना नितिन को मुझ पर डाउट होती। सब कुछ इसी के कारण हुई है। और उस डाउट के चलते हुए नितिन ने आज ये घिनौनी हरकत भी कर लिया। अक्षु चुप थी। वो बोली कि देख तू गुस्से में है। और तभी एकदम से राधिका उठ के खड़ी होती है और आगे जाने लगती है। क्या कर रही है, कहाँ जा रही है? राधिका एकदम से जाते जाते उन सारे मीडिया वालों को साइड करते हुए माया के सामने जाती है। माया बड़ी घूर के देख रही थी राधिका को, समझने की कोशिश की ये क्यों आई है और क्या बोलने वाली है। तभी राधिका थोड़ी और करीब जाती है, माया की आंखों में आंखें डालती है। आज मेरे साथ जो भी हुआ ना उसका जिम्मेदार तुम हो। माया बोलती कि ओ रियली यू थिंक सो? यस, आई डोंट थिंक सो, बल्कि आई नो दैट यू आर द रीज़न ऑफ माई सिचुएशन। ओके, सो व्हाट? तभी एकदम से राधिका बोलती है, आगे तुम ये देखोगी कि राधिका वर्धन है क्या चीज़। और यही बोलते हुए न जाने वो क्या करती है, वो एक बार सोनल की ओर देखती है। अगले क्षण वो कर बैठती है जो किसी को कभी भी ख्याल नहीं आई थी। वो ना इधर देखती है ना उधर देखती है। वो माया की एकदम से गर्दन को पकड़ती हुई सबके सामने, सारे मीडिया वाले वहाँ पे थे, ऑलरेडी कैप्चर कर रहे थे माया की हर एक चीज़। सबके सामने वो माया को किस कर बैठी है, जिसे देखते हुए सोनल के हाथ से जो लैपटॉप वो पकड़ के रखी थी वो सब कुछ गिर चुके थे। अक्षु ज़ारा इकबाल भाग के हुए आते हैं, वो उनके कदम रुक जाते हैं ये सीन देख के। तो घर वाले भी सब बाहर आए थे राधिका को देखने के लिए, और सब ये सीन देख के शॉक्ड। इस चीज़ के लिए किसी ने भी नहीं सोचे होंगे। तभी माया एकदम से उसे पीछे की ओर धकेलती है, तुम पागल हो, क्या कर रही हो? लेकिन तब तक राधिका ने उसके निचले होठों पर हल्की सी बाइट कर चुकी थी, जिसे हल्की सी खून बह रहे थे। माया अपनी होठों को अपनी थंब से बस हल्की सी छूती है तो हाथ में देखती है कि हल्की सी खून आई हुई है। और मीडिया वाले तो बस कैप्चर ही कर रहे थे, हर एक चीज़ की पिक्चर क्लिक कर रहे थे। तभी राधिका मीडिया वालों की ओर देखती है, सो मिलिए मेरी गर्लफ्रेंड से, मिस माया मल्होत्रा मेरी गर्लफ्रेंड है और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। अब जितना छापनी है न्यूज़ को उतना छापिए। और यही बोलते हुए राधिका उस साइड से अक्षु ज़ारा इकबाल के पास आती है। अब मीडिया वाले तो माया से हर एक सवाल पूछ रहे थे, क्या ये सच है मैम, आपकी ये गर्लफ्रेंड है? तो आज कहानी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।